हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का लेक्चर 4 और लेक्चर 3 तक हमने मैट्रिक्स के बारे में बात की थी। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज होती थी मैट्रिक्स की उन सब के बारे में बात की थी। हम मैट्रिक्स वापस लौटेंगे डिटरमिनेंट के बाद। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स नाम से एक टॉपिक है, उस पर वापस आएंगे। अभी हम डिटरमिनेंट पढ़ते हैं और इनवर्स में डिटरमिनेंट का क्या यूज होता है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है। तो डिटरमिनेंट कुछ भी नहीं, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है ना, उस स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वही चीज़ डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो लिखेंगे लेट A is equal to aij is a square matrix then a unique number is called determinant ऑफ ए। इसे चाहूं तो मैं ये भी कह सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए। देखो ये जो चीज लिखी हुई है, ठीक है, ये जो चीज लिखी है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये जो चीज लिखी है मोड ए लिखा हुआ नहीं है। मोड ए जब लिखा हुआ रहता है तो मोड का मतलब रहता है मोड के अंदर जो वैल्यू आएगी या मोड से बाहर जो वैल्यू आएगी वो चीज रहेगी पॉजिटिव। पर डिटरमिनेंट ऑफ ए मे बी 0, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। अब देखो डिटरमिनेंट होता क्या है, कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं डिटरमिनेंट के। यहाँ पर वैल्यू निकालना सीखेंगे डिटरमिनेंट की और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ जो 1 ऑर्डर का है। ठीक है, 1 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं लेना चाहूँ तो कैसा ले सकता हूँ, 1 by 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू सीधी सी 2। ठीक है, अब अगर 2 ऑर्डर का मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेना चाहूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर ये पूरा ब्रैकेट बना दिया जाए तो मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, और इसी ब्रैकेट को अगर मैं ऐसा बना दूँ तो ये डिटरमिनेंट। ठीक है, ब्रैकेट होता है। ठीक है, एक लेता हूं मैं डिटरमिनेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट है उसके। ठीक है, तब इस डिटरमिनेंट की अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस दूसरे डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट, तो आएगा 2 into 1 माइनस ऑफ माइनस 1 into 0। तो कितना है 2 minus 0। ठीक है, एलिमेंट के बेसिस पर अलग अलग वैल्यू आएगी, मे बी नेगेटिव, मे बी पॉजिटिव। अब अगर 3 ऑर्डर का मेरे को डिटरमिनेंट दे दिया जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखो उसकी वैल्यू निकालना हमें सीखना चाहिए क्योंकि बहुत सी जगह काम में आएगी, इवन एरिया ऑफ ट्राइंगल में भी काम में आती है। ठीक है, देखो कि कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं 2 1 5 6 -3 2 -1 0 1। ठीक है, इसके निकालने के कुछ रूल होते हैं। हम रूल की बात करेंगे कि कितनी इजी वे में हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर अभी जस्ट वैल्यू निकालना सीख रहे हैं तो कहीं से भी निकाल सकते हैं। मैं सबसे पहले वैल्यू निकालने के लिए इसमें रो 1 चूज करता हूँ। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय R1। ठीक है, तो देखो सबसे फर्स्ट एलिमेंट लिखा 2, तो 2 के करेस्पॉन्डिंग जो रो है और कॉलम है उसे स्किप कर दिया, तो बचा क्या 2 by 2 का मैट्रिक्स, ये बचा ना 2 by 2 का डिटरमिनेंट। अब 2 by 2 का निकालना आता है हमें, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा -3 -0। अब देखो ये ऐसे चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट। क्यों चलता है उसका रीजन मैं बताऊंगा। ठीक है, नेगेटिव -1। ठीक है, -1 की रो और कॉलम डिलीट की, बचा क्या 6 2 -1 1। तो देखो 6 माइनस ऑफ -2। ठीक है, इसमें कोई डाउट, +5
ठीक है, 0 माइनस ऑफ 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, ठीक है, तो कितना आया माइनस का 6, ठीक है, ये कितना बना 8 माइनस का 8 माइनस का 15, ठीक है, तो रिजल्टेंट में कितना आएगा माइनस का 29, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, कोई इशू नहीं, आंसर में भी नेगेटिव में भी पॉजिटिव। अब एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने यहाँ पे कोशिश की इसे R1 से सॉल्व करने की, किया मैंने, तो अगर मैं R1 की जगह इसे C1 से सॉल्व करता तो भी सेम आंसर आता, चाहे R1 की जगह R2 से करता तो भी सेम आंसर, R3 से करता तो भी सेम आंसर, C1 C2 या C3 किसी से भी करता सेम आंसर, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा काम में आएगा, वैसे आगे काम में आएगा, यहाँ पे कोई काम का नहीं है, फिर भी पढ़े होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं उससे पहले, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का बता रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक में बता रहा हूँ, ठीक है। वो माइनर और परफेक्टर में बात करेंगे, माइनर और परफेक्टर में बात करेंगे उस चीज़ क्यों होती है, ठीक है। एक्चुअली होता पॉजिटिव 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 ही, हम नेगेटिव क्यों यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x 5 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अब देखो इसकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यू होगा, इसकी कुछ वैल्यू होगा, दोनों को इक्वल पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो क्या वैल्यू होगा इसकी, माइनस x, पूरे को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो आएगा हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका कोई डाउट नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है। प्रूव दैट वैल्यू ऑफ 1ab माइनस a 1c माइनस b माइनस c 1 इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। कैसे करना है, बस एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सपेंड करता हूँ क्या सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक हाँ देखेंगे, इसकी सिमेट्रिक भी है, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स में भी बात करेंगे, डिटर्मिनेंट में भी बात करेंगे, ठीक है। 1, ठीक है, 1 प्लस c स्क्वायर, हाँ यहाँ पर कोई दिक्कत, 1 प्लस c स्क्वायर क्या है माइनस का a, माइनस का a, ठीक है। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो कितना है माइनस का a माइनस का a प्लस का bc, माइनस का a प्लस का bc, ठीक है। अब अगर b से बात करें तो ठीक है, b से एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा a c और प्लस का b, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, कितना 1 प्लस c स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर माइनस का abc प्लस का abc प्लस का b स्क्वायर, आगे आंसर ठीक है, कैंसिल हो गया, हाँ वो कोई डाउट, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, फर्स्ट फेज है, ये चीज़ हमें हर जगह करनी पड़ेगी। ये जो चीज़ कहलाती है एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट कहलाती है, डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना। पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं कि हम विदाउट एक्सपेंशन भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में आगे बात करेंगे, ठीक है। वैसे चैप्टर का मेन मोटो यही है कि अपन को वैल्यू फाइंड आउट करना डिटर्मिनेंट की, ठीक है। पर कुछ जगह कहा जाएगा विदाउट एक्सपेंशन हमें सॉल्व करना, विदाउट एक्सपेंशन सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा, तो वही बात करें, ठीक है। तो इसे हटा दूँ, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक इसके बीच में उठाना चाहूँगा,
वैसे यहाँ पे कोई इतनी नीड नहीं है उससे टॉपिक की, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं कि टॉपिक का नाम है माइनर एंड कोफैक्टर। ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में फिर से बात करेंगे इसे। देखते हैं डेफिनेशन। माइनर ऑफ एन एलिमेंट, देखो माइनर किसी एलिमेंट का होता है, डिटरमिनेंट का नहीं होता। इज डिफाइंड एज माइनर ऑफ डिटरमिनेंट by deleting a particular row or column in which the element exists. अगर ऐसे लग रहा है कि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो पढ़ के बता देता हूँ और एक बार देखेंगे ना सॉल्व करके तो अपना पता चल जाएगा। किसी भी एलिमेंट का माइनर जो होता है उसकी पर्टिकुलर रो और कॉलम डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है वो चीज़ होती है। ठीक है, मैं लिखता हूँ, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक डिटरमिनेंट मेरे को दिया A11, ठीक है, डेल्टा से करते हैं, ठीक, हाँ डेल्टा, ठीक है, ये कोई डिटरमिनेंट दिया, ठीक है। अब देखो माइनर ईच एलिमेंट का होता है, हर एक एलिमेंट का माइनर होता है। अब देखो माइनर सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका, ठीक है, M11, ठीक है, M11 अगर मेरे को माइनर निकालना है तो माइनर में क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की रो और कॉलम वाले एलिमेंट को हाइड करना है या डिलीट करना है, डिलीटिंग बाय पर्टिकुलर रो और कॉलम, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा हो इसका माइनर कितना, A2, ठीक है। अब M12 का माइनर A21, ठीक है, M21 का माइनर A12, M22 का माइनर A11। हाँ, यहां पर कोई डाउट, ठीक है। यहां पर माइनर के बगल में मैं कोफैक्टर लिखूंगा, अभी लिखेंगे थोड़ी देर बाद। कोफैक्टर क्या होता है, देखो कोफैक्टर का फॉर्मूला लिखूंगा मैं। वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कोफैक्टर का फॉर्मूला इतना सा होता है, कोफैक्टर इज इक्वल टू -1 की पावर I + j mi। ठीक है, कैसे होता है क्यों होता है वो देखेंगे, अभी सारी चीजें अपन देखेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली हम यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर के बारे में स्टडी नहीं कर रहे, हम स्टडी कर रहे हैं डिटरमिनेंट के बारे में। तो डिटरमिनेंट में जितना काम है माइनर कोफैक्टर का हम बता रहे हैं। माइनर कोफैक्टर हम अलग से पढ़ेंगे जब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगर इनका पर्टिकुलर एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना होगा, ठीक है, तो लिखूंगा C11 क्योंकि कोफैक्टर ऑफ 11 इज इक्वल टू, ठीक है, माइनर ऑफ 11 का माइनर कितना है, ठीक है, और -1 की पावर I + j 1 + 1, तो ये तो आई थिंक A22 ही आ गया, कोई चीज नहीं, ठीक है। अगर C12 की बात करें, ठीक है, C12 की बात करें तो -1 की पावर 1 + 2 और A21 तो माइनस का M21, हाँ A21,
हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत, ठीक है। C21 की बात करें, ठीक है, तो आई थिंक ये भी -1 की पावर 2 + 1 A12 आएगा और माइनस का A12 आएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही C22 की बात करता हूँ, ठीक है, C22 की बात करता हूँ तो कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 2 और A11 और आई थिंक डायरेक्ट A11। अब जब तुम्हारा क्वेश्चन था कि प्लस माइनस प्लस में आता है डिटरमिनेंट के एक्सपेंशन में, तो उसकी मैं बात करता हूँ, ठीक है। उस क्वेश्चन को ये इतना सब कुछ बखेड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज लिखूंगा यहीं पे, अगर देखना चाहो कि अगर कोई डिटरमिनेंट लिखा हुआ है डिटरमिनेंट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी हुई, तो अगर मेरे को माइनर कोफैक्टर पता है तो देखो मैं कैसे वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो डेल्टा मैंने इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू लिखी है, ठीक है। तो देखो क्या करूंगा, A11 का M11 के साथ प्रोडक्ट, देखो इस डिटरमिनेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू जो हम सॉल्व करते हैं A11 के साथ इसका प्रोडक्ट होता, ये चीज क्या होगी, ठीक है। अब पॉजिटिव का नेगेटिव चलता है A12, अब A12 के बाद A12 में ये डिलीट होता और ये डिलीट होता, तो बाकी बचा हुआ तो क्या आता, ठीक है। ऐसे ही सेम, ठीक है। अगर यही चीज में इन टर्म्स ऑफ कोफैक्टर लिखता तो बिल्कुल बस जस्ट देखना ही है, क्योंकि कोफैक्टर जहां पे नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव आने वाला था, इसके साथ नेगेटिव आने वाला था, ये कोफैक्टर नेगेटिव 1 2 की वजह से, 1 2 की वजह से ओड समेशन ओड आ रहा है, एक नेगेटिव ऑटोमेटिकली है। एक्चुअली पॉजिटिव ही आता है अगर हम इंटर्म ऑफ कोफैक्टर बात करें, लेकिन इंटर्म ऑफ माइनर बात करते हैं, इस वजह से नेगेटिव आता है, हर जगह पॉजिटिव, ठीक है। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल बात। अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। माइनर कोफैक्टर का यहाँ पे डिटरमिनेंट में कोई यूज नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। हटा देता हूँ, सर एक बात का जवाब देना, ठीक है, एक बात, हाँ एक बात का जवाब देना, नहीं सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। रामायण में 2 कैरेक्टर थे, तो विभीषण, एक तो विभीषण, विभीषण जानता है, ठीक है, और एक और कैरेक्टर था जो बहुत ज़्यादा टाइम सोता था, क्या कहता था, कुंभकर्ण। दोनों कैरेक्टर थे, दोनों अच्छे थे, बहुत सारी पावर्स थी, ठीक है। दोनों में से दोनों कैरेक्टर में डिफरेंट पता है क्या था, कि एक ने क्या देखा, एक ने विभीषण देखा कि गलत हो रहा है, रावण गलत कर रहा है, रावण गलत कर रहा है, तो उसने क्या किया, अपने भाई का साथ छोड़ा, भगवान राम के साथ आ गया, ठीक है। और कुंभकर्ण जो था, कुंभकर्ण को भी पता था, कुंभकर्ण ने कहा था रावण से कि गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, तेने गलत किया है, फिर भी वो रावण के साथ गया और जाके, ठीक है, डेथ हो गई उसकी। तो दोनों में से अच्छा कैरेक्टर कौन है, दोनों में सही किसने किया तुम्हारे अकॉर्डिंग? कुंभकर्ण सही किया सर। देखो सबका अपना अपना व्यू है, ठीक है। कुंभकर्ण ने क्या किया,
कुंभकर्ण ने तो क्या किया कि अपने परिवार वालों को साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वो गलत भी हो, ठीक है। और विभीषण ने क्या किया, गलत का साथ नहीं देना है, सही का साथ देना। कुछ भी कह सकते हैं, सबका अपना अपना व्यू है ना। लेकिन दोनों कैरेक्टर से देखो बारीकी से तो अच्छी चीज देखने को मिलती है कि एक ने फैमिली का साथ दिया, गलत था तो भी, एक ने सही का साथ दिया, फैमिली को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब लिखते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैरेक्टर हैं। रामायण तो देखी होगा अभी सबने, कल खत्म हो गया, श्री कृष्ण स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टीज, कोई ठीक है, चलो देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज जो होगी ना, इन्हीं प्रॉपर्टीज से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी फील होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, मैंने इसे डेल्टा लिखा था, एंड इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू इक्वल वैल्यू है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन चाहे रो से करो चाहे कॉलम से करो, एक ही बात है। अगर एग्जाम्पल जस्ट दिखा रहा हूँ बस, ठीक है। ये कोई अगर डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज डेल्टा लिखा हुआ है, अगर डेल्टा का ट्रांसपोज में लिखूंगा, ठीक है, लिख लेंगे, ठीक। अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ, ठीक है, एक्सपेंशन करता हूँ, ध्यान से अगर थोड़ा सा देखोगे, बाय दिस, बाय फर्स्ट रो करता हूँ तो देखो A11 इसे कोई अगर लिखूंगा C11, लिख सकते हैं A12 C12 A13 C13, साइन सब में पॉजिटिव। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूंगा तब A11 की जगह A11 के साथ तो C11 आएगा इसी, फिर क्या आएगा A21 C21 A31 C31, तो सेम चीज आएगी ना आंसर में। डिटरमिनेंट की वैल्यू इसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ we change a row, ब्रैकेट में देता हूँ कॉलम, ठीक है ना। रो और कॉलम की बात बहुत होगी यहाँ पे। ए रो या कॉलम बाय रो और कॉलम, ध्यान रखना, रो को रो से चेंज करूंगा और कॉलम को कॉलम से। ऐसा नहीं कि रो की जगह कॉलम लिख दिया, कॉलम की जगह रो लिख दिया। एक रो को रो से या एक कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करते हैं, देन रिजल्टेंट appear with same magnitude and a negative sign. रिजल्टेंट में क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड आएगा, बस नेगेटिव आएगा। देखो अगर कोई ये डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू अगर लेट सपोज 5 आए, ठीक है, 5 आए। अब अगर मैं इस वाली रो को इधर रख देता हूँ तो ऑब्वियसली ये इसकी जगह जाएगी, दोनों एक दूसरे को इंटरचेंज करता हूँ तो रिजल्टेंट जो आएगा इसका वैल्यू -5 आएगा, ठीक है। अगर प्रूफ करके देखना है तो देखो कैसे कर सकते हैं। अगर देखो क्रिटिकल लेवल में प्रूव करना है, ज़्यादा लंबा जाना है
तो इसका एक्सपेंशन दो, ठीक है, और चेंज करके एक्सपेंशन कर दो, एक नेगेटिव आ जाएगा, सेम वैल्यू आएगी। और थोड़ा इजी प्रूफ करना है तो इनकी जगह कुछ वैल्यू ले लो 2 3 4 0 1 और बस इंटरचेंज करके देख लो, तो इसका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी थोड़ा इजी रहेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं, प्रॉपर्टीज ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है, इफ 2 rows or column are identical, अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो और कॉलम सेम हो जाते हैं, आइडेंटिकल का मतलब सेम, देन its value is 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रो और कॉलम सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 0 होती है। देखो जस्ट एक एग्जांपल लिखता हूँ, इसी टर्म में लिखता हूँ, ठीक है, लेट सपोज डेल्टा A11 वैल्यू, हाँ वैल्यू पुट करके ऐसे ही पता चल जाएगा अपना वैल्यू, ठीक है, A21 A22 A23 A21 A22 A23, ठीक है, खत्म। 2 आइडेंटिकल कर दिए, कोई से भी 2 आइडेंटिकल कर दो, ठीक है, मैंने थर्ड सेकंड थर्ड किया। अब देखो A11 से एक्सपेंशन करेंगे तो इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल आ गया 0, सेम ऐसे इसका प्रोडक्ट सेम ऐसे इसका प्रोडक्ट 0 आ गया, और आंसर इसलिए चाहे रो में हो चाहे कॉलम में हो। इसी प्रॉपर्टी का छोटा सा पार्ट ये है, चाहे तो इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लो, if any row or column of a determinant is 0, then its numerical value is 0। न्यूमेरिकल वैल्यू 0 बताऊंगा कैसे, भी जस्ट नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा कैसे। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लिखूंगा, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है। फोर्थ प्रॉपर्टी मैंने कहा था मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ चीजें डिफरेंट है, तो वही डिफरेंट है, ठीक है। ये जो कहता है कि फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे अभी थ्योरेटिकल, ये कहती है फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर डिटरमिनेंट में, मैट्रिक्स की बात नहीं, डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट से प्रोडक्ट किया जाए डिटरमिनेंट की वैल्यू का, जैसे डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 है, इसके साथ 2 का प्रोडक्ट करता हूँ तो 2 का प्रोडक्ट इस साइड होगा, इस साइड होगा, लेकिन जब राइट साइड में प्रोडक्ट होगा तो ओनली किसी एक रो या एक कॉलम से होगा, सारे एलिमेंट से नहीं होगा, ठीक है। अब लिखता हूँ इस प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी इतने अच्छे से लिखी हुई नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बनाते हैं इसकी, ठीक है। If we want to take some common multiple of then it's come from a single row और कॉलम, ठीक है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आती है। अब देखो बिल्कुल जैसे स्पेसिफाई करना होगा, कॉमन लेने की बात हुई तो एक रो या कॉलम से आएगा, ठीक है, तो ऐसे इसे मल्टीप्लाई करने की बात होगी। जैसे अगर मेरे को लिखना है कि डेल्टा लिखा हुआ है A11 A12 A13 21 22 23 31 32 33,
अब इसमें से लेट सपोज मेरे को कांस्टेंट नंबर k कॉमन ले रहा है, k कॉमन ले रहा है, तो k कॉमन लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेट सपोज मैंने कॉलम 1 लिया। ठीक है, तो अगर मेरे को k कॉमन लेना है तो इसका मतलब कॉलम 1 के ईच एलिमेंट को k से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट सेकंड लास्ट। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान रखना जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो ईच एलिमेंट होता है, यहाँ पे ईच रो सिंगल रो और एक सिंगल कॉलम, ये डिफरेंस है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है, if each element of a determinant can express sum or difference of two numbers या टू वैल्यूज। ठीक है, देन डिटरमिनेंट्स also expressed sum of twos। देखो मतलब क्या है, मतलब मैं समझाता हूँ। ठीक है, जैसे किसी डिटरमिनेंट की रो या कॉलम को दो नंबर की समेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे पर्टिकुलर कुछ रो की बात करता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, आई थिंक जैसे डेल्टा लेता हूँ, ये लिखा हुआ है 1 + x। ठीक है, 1 + y और 1 + z। ठीक है, a b c d e f। ठीक है, a b c d e f। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, इस पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में मैंने पर्टिकुलर किसी एक कॉलम को दो नंबर की समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अब इसे मैं दो डिटरमिनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा 1 1 1 a b c d e f प्लस x a b y c d z e f। मतलब किसी एक रो या कॉलम को अगर हम दो नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, तो उससे दो डिटरमिनेंट वैल्यू है। इसकी वैल्यू इन दोनों की समेशन की वैल्यू बताओ ऐसा क्यों होता है। लेट्स सपोज, बस थिंक करना है कि यहाँ पे सपोज करना है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 1 + x इंटू दिस। ठीक है, 1 + y, ये हटा देना, ये रो कॉलम बढ़ जाए इंटू दिस और 1 + z। ठीक है, ठीक है, जो आएगा। अब देखो अगर 1 + x को दो फॉर्म में लिखते हैं, एक बार तो 1 के साथ सब कुछ करके, एक बार x के साथ, एक बार y के साथ, एक बार z के साथ। इमेजिन होगा, दिख रहा है पिक्चर। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन कर जाए क्योंकि थोड़ी सी प्रॉपर्टी ऐसी लगेगी। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा डी आर, r = 1 to n
ठीक है, where dr is equal to ये टर्म r टू r माइनस 1 और r स्क्वायर x y z, ठीक है, और n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये चीज में हटा कंप्लीटली। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखेंगे ना। डी आर या डेल्टा आर लिख लो, डी आर कोई डिटर्मिनेंट लिखा है इसमें आर, ठीक है। तो हमें डी आर की वैल्यू निकालनी है, सिग्मा ऑफ डी आर की वैल्यू 1 से n तक। अब देखो, अगर सिग्मा ऑफ डी आर निकालनी, सॉल्व करो इसे, स्टार्ट करो ना। देखो कैसे लिखूंगा मैं इसे, अगर सिग्मा ऑफ डी आर निकालना है तो सबसे पहले आर की 1 2 इनपुट करूंगा। तो देखो, अगर मुझसे ये कहा गया है सिग्मा ऑफ डी आर की 1 2 इनपुट करनी है, तो d1 प्लस d2 ये मैं करता हूँ, ठीक है। उस प्रॉपर्टी से थोड़ा सा उल्टा जाएगा। उस प्रॉपर्टी में क्या था, एक को डिफरेंट दो पे लिखा था, यहाँ पे n को एक साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो d1 का मतलब r की जगह 1 पुट कर लें, r की 1 पुट करता हूँ। तो देखो 1 1 1, ठीक है, ये लिखा है x y z n प्लस 1, n की जगह कुछ भी पुट नहीं करना है। ठीक है, सेम d2 पुट करता हूँ, जो भी आएगा, ठीक है, इतनी कोई टेंशन नहीं लेनी, जो भी आ रहा है आ रहा है। हाँ, अब देखो ये क्या लिखा है 1 2, देखो दो कॉलम तो आइडेंटिकल है, दो कॉलम का आइडेंटिकल, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 एंड समेशन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो कि हमें पता है कि होते हैं n प्लस 1/2, ठीक है। जो कॉलम आइडेंटिकल है उसे मैं पहले लिख देता हूँ ताकि बाद में दिक्कत नहीं हो हमें। n प्लस 1/2 और n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1/6। हाँ, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब अगर ध्यान से लिखा है 1 3 5 7 9 समेशन ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स, क्या होता है n स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा हुआ है, देखो समेशन ऑफ फर्स्ट स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब ध्यान से देखोगे तो दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब वैल्यू, ठीक है ना। तो कॉलम आइडेंटिकल, इसका मतलब वैल्यू 0। हाँ, यहाँ पे कोई डाउट? अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, हमें डिटर्मिनेंट में क्या क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं, तो ऊपर से हटा देता हूँ। बिल्कुल आसान सी चीज है, जो लिखा हुआ है ना बस वही, ठीक है। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे काम में आएगी, देखो प्रॉपर्टी में भी थोड़ी सी ऐसी लगेगी समझ में नहीं आ रही है, पर हम इसे यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। लिखता हूं मैं भी थ्योरेटिकल, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट is same adding to the element of
to the element of any row or column the same multiple of the corresponding of any other row or column। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, इसे मैं समझाता हूं एक बार। अगर किसी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम में कोई दूसरी रो या कॉलम, देखो रो में रो और कॉलम में कॉलम, ठीक है, रो का रिलेशन है और कॉलम का कॉलम से। किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में कोई दूसरी रो या कॉलम किसी कांस्टेंट नंबर ऑफ टाइम्स ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे लेट सपोज डेल्टा लिखा हुआ है A11 A12 13 21 22 23। हाँ देखो ये लिखा हुआ है। मैंने क्या कहा था कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो या कॉलम में, ठीक है, हम अभी रो बात कर रहे हैं, रो में कोई दूसरा रो या कॉलम, कोई दूसरा रो किसी कांस्टेंट नंबर टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, नॉर्मली मैं ऐड ही कहता हूँ, यहाँ पे ऐड लिखा है क्योंकि अगर पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो एडिशन हो जाएगा और नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, ऐड किया जाता है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता। लाइक दैट, जैसे मैं एक ऑपरेशन लिखता हूँ कि R1 तो मैंने क्या चेंज किया, कैसे लिखते हैं इसे, जिसमें चेंज हुआ है वो रिजल्टेंट मतलब R1 में इफेक्ट दिखेगा चेंज करने में। क्या चेंज करना है, R1 में लेम्डा टाइम्स R2 ऐड करूंगा। लेम्डा कुछ भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो भी हो सकता है, प्लस म्यू टाइम्स, ठीक है ना, R3 ऐड करूंगा या कह दो म्यू टाइम्स R3 सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो देखो ये जो कह रहा था कि किसी भी रो या कॉलम में किसी भी कांस्टेंट नंबर टाइम्स दूसरी रो या कॉलम ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। अब देखो A11, ठीक है, देखो R1 में चेंज कर रहा हूं मैं तो R2 और R3 नॉट इफेक्टेड है। ठीक है, तो R2 और R3 मेरी आदत है जो नॉट इफेक्टेड रहते हैं उन्हें मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, ताकि गड़बड़ नहीं हो। हाँ यहाँ पे कोई दिक्कत, जो नॉट इफेक्टेड है इनमें कोई चेंज नहीं हुआ, उन्हें हमने लिख दिया। अब देखो A11 प्लस लेम्डा A21, ठीक है, A11 प्लस लेम्डा A21, ठीक है, माइनस म्यू A31, ठीक है, रो में ऐड कर, अच्छा रो में खोल, हाँ अच्छा R1 ये है ना, ठीक है ना, R2 R3 सही तो कर दिया, R1 में ऐड किया, देखो A11 में ऐड किया लेम्डा टाइम्स A21 माइनस म्यू टाइम्स A31, ये कॉलम है ना। R1 में क्या ऐड कर रहे हैं, R2, हाँ फर्स्ट एलिमेंट में ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब अगर इसमें बात करें A12 प्लस लेम्डा टाइम्स A22 माइनस म्यू टाइम्स A32, ठीक है, A13 प्लस लेम्डा टाइम्स A23 माइनस म्यू टाइम A33,
हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट तो ऐसे फिर आ जाएंगे। ठीक है, इसका यूज अब करेंगे तब तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, ये तो वो प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।